अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर क्लास बीजी 5th semester and my dear, the topic that we are going to discuss today is heuristic method and its important steps. तो ये जो पेपर है इट इज़ बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। तो अभी इसका 3rd यूनिट हम पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्ट मेथड कंप्लीट हुआ है और हमारा दूसरा टॉपिक इसमें चल रहा है 3rd यूनिट का, दैट इज ह्यूरिस्टिक मेथड। इसके बाद हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और एक मेथड दैट इज डाल्टन्स प्लान। ओके, तो चले बे बिना देर किए आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हम कंप्लीट करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा स्टेप्स इन द ह्यूरिस्टिक मेथड एंड इसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स बताएंगे ह्यूरिस्टिक मेथड के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑलरेडी आपको पता है ह्यूरिस्टिक मेथड, जिसमें मैंने डिस्कवरी मेथड भी कहा था, ये सारी चीजें, इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। अगर वो लेक्चर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जाके देख लो, वहां पे मैंने ये अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया है। तो चले इसी चीज को आगे ले जाते हैं। आज क्या है हमारा टॉपिक, जो जैसे कि आप लोग देख रहे हो फ्रॉम योर स्लाइड्स, इट इज स्टेप्स इन द ह्यूरिस्टिक मेथड। तो सबसे पहले आपको मैंने ऑलरेडी बताया है कि प्रोजेक्ट मेथड एक है, ह्यूरिस्टिक मेथड एक है। तो इनमें आप डिफरेंस खुद कर सकते हो। जब आप प्रोजेक्ट मेथड को भी पढ़ोगे, ह्यूरिस्टिक मेथड को भी पढ़ोगे, आप क्लियरली आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। चांसेस आर देयर कि ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट मेथड एंड ह्यूरिस्टिक मेथड। तो यहां पे हम आपको ले चलते हैं स्टेप्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट है। यहां पे आप देख लो, द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, सबसे पहले हम बच्चे को प्रॉब्लम देंगे, है ना। बच्चे को ऐसे प्रॉब्लम देंगे, उसका दिमाग मजबूर होना चाहिए, क्यूरियोसिटी डेवलप करनी है बच्चे में, और वो खुद मजबूर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करना है ना। तो यहां पे हमें प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना है। द टीचर जो है, टीचर एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस करेगा, क्वेश्चन और टास्क जो क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट को स्टिमुलेट करेगा। प्रॉब्लम ऐसी नहीं होनी चाहिए कि प्रॉब्लम को देखा कि बच्चे के दिमाग पे कोई असर नहीं आएगा। नहीं, प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए बच्चे के दिमाग के अंदर। देखो, अ टीचर इंट्रोड्यूसेस अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, एक चैलेंजिंग प्रॉब्लम इंट्रोड्यूस करेगा, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन, एक चैलेंजिंग टास्क इंट्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से क्या स्टिमुलेट होगा बेटा, बच्चे की क्यूरियोसिटी स्टिमुलेट होगी और इसके इट रिक्वेस्ट, तो ये मजबूर हो जाएगा थिंकिंग इन्वॉल्व करने में। समझ आ गए बेटा। तो क्यूरियोसिटी एंड रिक्वेस्ट क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, द प्रॉब्लम शुड बी कॉम्प्लेक्स एनफ टू एनकरेज एक्सप्लोरेशन बट मैनेजेबल फॉर स्टूडेंट्स टू टैकल। तो प्रॉब्लम ऐसे होनी चाहिए, प्रॉब्लम सिंपल नहीं। ह्यूरिस्टिक मेथड में आपको दिमाग लड़ाना पड़ेगा। तो जब आप दिमाग लड़ाओगे, आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आप अप्लाई करोगे, ठीक है ना बेटा, तो तब जाके आप किसी चीज के रिलेटेड आपका इनसाइट डेवलप होगा। दैट्स कॉल्ड डिस्कवरी। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब है आपको इतना सोचना है कि अंदर से आप खुद एक चीज जो है ना वो डिस्कवर कर सकते हो। तो सबसे पहला, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ह्यूरिस्टिक मेथड? इट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हु विल प्रेजेंट द प्रॉब्लम? इट इज द टीचर दैट विल प्रेजेंट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कैसे होनी चाहिए, क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, टास्क कैसा होना चाहिए? इट शुड बी वेरी मच कॉम्प्लेक्स। इट शुड बी कॉम्प्लेक्स सो दैट ये स्टिमुलेट करना चाहिए, बच्चा मजबूर होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसे चीजें। तो प्रॉब्लम शुड नॉट बी वेरी सिंपल, नो, इट मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। It must be complex and it must stimulate the critical thinking of the students, right? It must stimulate the curiosity among the students. So ऐसी प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है, नंबर नेक्स्ट पॉइंट जो है, इट इज फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। देखो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के बाद द फर्स्ट सेकेंड स्टेप दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इज what we called as है ना steps के बाद presentation of the problem. The next point जो है, it is formulation of hypothesis. देखो, hypothesis का मतलब क्या है? hypothesis का मतलब है hunch work. hypothesis का मतलब है tentative solution of the problem. जब आप सोचोगे, आपको प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम के बारे में आप सोचोगे, आपकी जो सोच है ना, आप खुद ही अंदर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। या तो वो सोल्यूशन जो आपका है, इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग,
रॉन्ग, बट आप कोशिश तो कर रहे हो ना सॉल्यूशन ढूंढने का। तो जो सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, जो आप हाइपोथेसिस ड्रा कर रहे हो, इट मे बी राइट और इट मे बी रॉन्ग। तो हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? यहां पे स्टूडेंट्स आर एनकरेज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म पॉसिबल सॉल्यूशंस एंड फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। दे यूज देयर एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू कम अप विद आइडियाज ऑन हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम के बारे में आप सोचो, अपने तरीके से यार सोचो। वो आपका सोचना, या ये तो ठीक भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन आपका दिमाग तो स्टिमुलेट हो गया, मजबूर हो गया कि आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। ये सॉल्यूशन ढूंढना, यानी अभी ये एक्यूरेट, ये तब तक आपका एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं होगा जब तक आप इसको वेरीफाई नहीं कराओगे। लेकिन बिफोर वेरिफिकेशन आपका दिमाग तो ऐसा पॉसिबिलिटी में आ गया, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्लाई किया, पॉसिबल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। नो डाउट बाद में वो पॉसिबल सॉल्यूशंस वो राइट भी हो सकते हैं और रॉन्ग भी हो सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग ने ये थोड़ा बहुत काम तो किया। समझ आ गया? तो दिस इज व्हाट वी कॉल, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप नाउ? व्हाट इज नेक्स्ट? फर्स्ट स्टेप इज आपको प्रॉब्लम के बारे में पता चल गया, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ने आपको स्टिमुलेट किया, आपकी थिंकिंग इन्वॉल्व हो गई, तो उसके बाद आपने सॉल्यूशन ढूंढना शुरू किया, और उस सॉल्यूशन ढूंढने को ही हम कहते हैं बेटा प्रॉब्लम फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ द, दिस इज नॉट द एक्यूरेट सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। नहीं, बिफोर यू कम अप विद द वैलिड सॉल्यूशन आप थोड़ा बहुत सोचते हो कि मुझे लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, है ना? आपका दिमाग वेरी मच इन्वॉल्वड है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाट? फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो ये फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आप कैसे करते हो? बिकॉज आपके पास अपनी प्रियर नॉलेज होती है, तो आपके पास जो अपनी खुद की एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है, जो आपकी अपनी एक्सपीरियंस होती है, उस हिसाब से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नंबर नेक्स्ट, अब इस हाइपोथेसिस को आपने टेस्ट करना है। जो आपने सोचा था, क्या मेरा सोचना क्या ये सही है कि गलत है? इसके लिए आप क्या करोगे? एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, है ना? तो जो आपने सोचा उसके बारे में, जो आपसे सोचा चाहो, क्या वो आपका सोचना वैलिड है कि नॉट वैलिड है? तो यही चीज करने के लिए आप इसको एक्सप्लोर करोगे, डिस्कवरी करोगे। देखो, स्टूडेंट सब क्या करेंगे, जो उन्होंने हाइपोथेसिस क्या किया था, फॉर्मुलेट किया था, उसके ऊपर वो काम करना शुरू करेंगे, वो डेटा कलेक्ट करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, है ना? तो यहां पे देख लो, स्टूडेंट्स विल कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स, students will do the research, students will do the investigation to test their hypothesis। अब जो आपने टेंटेटिव सॉल्यूशन दिया, उस टेंटेटिव सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए अब आप एक्सपेरिमेंट करोगे। क्यों भाई एक्सपेरिमेंट करोगे? आपको देखना है कि ना मैंने जो सॉल्यूशन दिया क्या वो सही है कि गलत है। तो इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करोगे, इसके लिए आप रिसर्च करोगे, खोज करोगे, इसके लिए आप इन्वेस्टिगेट करोगे, ताकि आप अपनी हाइपोथेसिस जो है, जो आपने पहले ही दी रखी थी, तो उसको टेस्ट करने के लिए आप ये सारी चीजें करते हो। ड्यूरिंग दिस फेज दे एंगेज इन ट्रायल। आप ट्रायल एंड एरर, यानी ट्रायल एंड एरर में आप ट्रायल करते हो, कोशिश करते हो। नो डाउट आपको गलत भी होगा, फिर भी आप ट्राई करते हो, गलत होगा ट्राई। तो जितना ज्यादा आप ट्रायल्स करते हो, उतने ज्यादा एरर्स जो है ना वो रिड्यूस हो जाएंगे। एंड एनालाइजिंग रिजल्ट्स एंड रिफाइनिंग देयर अप्रोचेस। आई होप बेटा तीसरा स्टेप भी आपको समझ आ गया। पहला क्या है, आपने प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया, आपको प्रॉब्लम को प्रेजेंट किया गया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, टेंटेटिव सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आपने हाइपोथेसिस जनरेट की, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आपने क्या किया, एक्सप्लोरेशन ऑफ द डिस्कवरी, एंड देन नेक्स्ट स्टेप इज बेटा ड्राइंग कंक्लूजन। जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किए, जो भी आपने रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन किया, इसका आपने अब कंक्लूजन करना है। आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एक्सप्लोरेशन, वंस योर एक्सप्लोरेशन इज डन, जब आपने एक्सप्लोरेशन किया, स्टूडेंट्स आप एनालाइज करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट किया, रिसर्च किया, डेटा आप कलेक्ट करोगे। डेटा कलेक्ट करने के बाद उस डेटा को आपने एनालाइज करना है, ठीक है? स्टूडेंट्स एनालाइज द डेटा एंड आउटकम, ड्रा कंक्लूजन एंड कंपेयर देम विद द ओरिजिनल हाइपोथेसिस। अब जो आपने हाइपोथेसिस दिया था, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया, उसको पूरी तरह से एनालाइज करके अब आप अपनी हाइपोथेसिस के साथ वो कंपेयर करोगे और अपने रिजल्ट्स आप देखोगे, है ना? दे रिफ्लेक्ट ऑन देयर फाइंडिंग्स एंड शेयर इनसाइट्स विद द टीचर एंड देयर पीयर्स। समझ आ गया? बस सिंपल है, प्रॉब्लम प्रेजेंट,
उसके बाद आपने हाइपोथेसिस दी, हाइपोथेसिस के बाद आपने डेटा कलेक्ट किया। कैसे डेटा कलेक्ट करोगे? बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स, बाय डूइंग रिसर्च, बाय डूइंग एक्सप्लोरेशंस, राइट, इन्वेस्टिगेशंस एटसेट्रा। उसके बाद उस डेटा जो भी आपने कलेक्ट किया, जो भी आपने एक्सपेरिमेंट्स दौरान कलेक्टेड डेटा किया, उसको आप एनालाइज करोगे, कंपेयर करोगे अपने हाइपोथेसिस से, और वही चीज आप अपने टीचर के साथ डिस्कस करोगे। आपकी फाइंडिंग्स क्या रही होगी, तो आप वो अपने टीचर के साथ क्या करेंगे? एग्जैक्टली डिस्कस करेंगे। तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज ड्राइंग कंक्लूजन, एंड इट इज द फोर्थ स्टेप माय डियर। एंड व्हाट विल बी द फिफ्थ स्टेप? इट इज फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। एग्जैक्टली, वंस यू डिस्कस योर रिजल्ट्स विद योर टीचर, इंटर्न टीचर का काम क्या है? अब आपको फीडबैक करेंगे। अगर आपका काम सही है तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर आपका काम सही नहीं है नेगेटिव फीडबैक नहीं देंगे, बट आपको कहेंगे कि भाई इसमें ये मसला है, फिर से आप रिपीट कर सकते हो। तो फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन में क्या आएगा? टीचर प्रोवाइड फीडबैक, asks probing questions and encourages students to reflect on their problem solving process. Student also self assess their methods, identifying what worked well and what could be improved. ये जरूरी नहीं है कि जो आप काम करोगे वो परफेक्ट होगा, लेकिन थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन अगर आएगी, आप खुद भी इसको सेल्फ फीडबैक भी दे सकते हो कि मैंने कितना काम सही किया है, कहाँ कहाँ मैंने काम सही नहीं किया है, उस काम को आपने रिपीट करना है ताकि दोबारा ऐसी गलती ना हो। तो ये बात आपको टीचर भी कह सकता है, थोड़ा डीप भी जा सकता है, क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। तो दिस कैन बी डन विद द फीडबैक एंड रिफ्लेक्शन। उम्मीद करता हूं कि फिफ्थ सेटअप भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया। एंड द लास्ट वन माय डियर, दैट इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब है स्टूडेंट्स आप ये अप्लाई करेंगे आपके कॉन्सेप्ट्स। तो इतना कह के, इतना सारा काम करके आपके दिमाग में कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप हुए होंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए होंगे, तो आप ये अप्लाई करोगे। दे विल बी दे हैव डिस्कवर्ड टू न्यू सिचुएशंस व्हिच हेल्प सॉलिडिफाई देयर अंडरस्टैंडिंग। दिस स्टेप एनकरेजेस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टू अदर कॉन्सेप्ट्स। तो जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने ये सब किया, अब आपके पास कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट होगा, आप एक एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, आपने कुछ चीज डिस्कवर किया है, उस चीज को आप दूसरे फील्ड में कहीं जाके भी अदर कॉन्टेक्स्ट में आप वो अप्लाई कर सकते हो। सो दीज आर माय डियर द डिफरेंट स्टेप्स दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर डीलिंग विद द ह्यूरिस्टिक मेथड। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप माय डियर? फर्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हु विल प्रेजेंट द प्रॉब्लम? It is the teacher who will present the problem, who will present the question, who will present the task. Task must be difficult. Task must be such so that your curiosity will get developed, your critical thinking will get involved, right? So this is the first step. Next step जो है, once you understand the problem, what the problem is, what is the nature of the problem, अब आप formulate hypothesis करोगे। Hypothesis का मतलब क्या है? Tentative solution of the problem. Tentative solution of the problem. Hypothesis को टेस्ट करने के लिए आप experiment करोगे, exploration करोगे। Once exploration is done, आप अपने डेटा को एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने के बाद आपको एक फीडबैक दिया जाएगा, रिफ्लेक्शन दी जाएगी, एंड आफ्टर दैट आपके जो कॉन्सेप्ट डेवलप हो गए, डिस्कवरी जो आपने की, आप ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। दैट इज जनरलाइजेशन। उम्मीद करता हूं कि ये 6 स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए। अगर बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं ना, तो क्यों आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट क्यों नहीं करते हो? इतने कंजूस मत बनो बेटा। जब मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूं, मैं इतने अच्छे से आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपका रेस्पॉन्स इतना बिल्कुल कम क्यों आ रहा है? ठीक है, इस पे आप सोचेंगे बेटा। चलिए, हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया। यस, अब जल्दी जल्दी से हम आपको बेनिफिट्स बताएंगे। बेनिफिट्स में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। बेनिफिट्स की अगर हम बात करेंगे तो पहला ही पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है कि ह्यूरिस्टिक मेथड बच्चे की इंडिपेंडेंट थिंकिंग को फॉस्टर करता है। स्टूडेंट्स लर्न टू थिंक क्रिटिकली, डेवलप देयर ओन स्ट्रैटेजीज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है, यह सारी चीजें हमने पहले से ही आपको बताई है जब मैंने ह्यूरिस्टिक मेथड आपके साथ डिस्कस किया था। ये वाला पॉइंट मैंने आपको कहा था कि ह्यूरिस्टिक मेथड वो मेथड है जिससे बच्चे में फॉस्टर इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है बेटा। नंबर नेक्स्ट इज, ये इससे एनहेंस क्रिएटिविटी होती है, इनोवेशन। एग्जैक्टली जब ये डिस्कवरी मेथड है तो डिस्कवरी मेथड का मतलब है क्रिएटिविटी, नई नई चीजों को इन्वेंट करना, डिस्कवर करना। तो ऑब्वियसली इट विल एनहांस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, राइट। नंबर नेक्स्ट इज, बच्चा यहां पे एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, एक्टिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है। एंड इट इज द थर्ड पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो लर्निंग बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस। ठीक है। इंप्रूव्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। improves problem solving skills, ये भी कोई कहने वाली बात है। ह्यूरिस्टिक मेथड enhances
स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, है ना। ये जब ह्यूरिस्टिक मेथड आप बार बार अप्लाई करोगे तो आपके अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो ही जाती है। डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रोबिंग, जो मैंने आपको कहा, एक बार जो आपने प्रोजेक्ट किया उसमें अगर आपका गलती होगी, टीचर आपको फीडबैक देगा फर्दर रनर्स के लिए, तो जितना ज्यादा आप डीप 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 जाओगे तो आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग उस प्रॉब्लम के रिलेटेड आ ही जाती है। एंड देन लास्ट इज एनकरेज क्यूरियोसिटी। एग्जैक्टली, ये तो ऑलरेडी मैंने कहा कि प्रॉब्लम ऐसी होनी चाहिए कि वो बच्चे की क्यूरियोसिटी को डेवलप करे। नो क्यूरियोसिटी लो लर्निंग, लेट अस रिमाइंड इट, नो क्यूरियोसिटी नो लर्निंग एट ऑल। जब तक क्यूरियोसिटी नहीं डेवलप होगी तब तक आप लर्न कैसे करोगे? तो ह्यूरिस्टिक मेथड से एनकरेजेस क्यूरियोसिटी। ओके माय डियर, सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूरिस्टिक मेथड। आई होप बेटा आपने बहुत एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हमारा टारगेट होगा डार्टल प्लान। तब तक के लिए दीजिए शायद सर को इजाजत। थैंक यू, may Allah bless you and keep always learning.